हम सबकी एक किसी दिन वाली लिस्ट होती है ना? बिल्कुल। किसी दिन मैं वो किताब लिखूंगी, किसी दिन मैं अपना वो बिजनेस शुरू करूंगी, किसी दिन गिटार बजाना सीखूंगा। ये सपने बस दिमाग में घूमते रहते हैं। और वो किसी दिन कभी आता ही नहीं है। वो कैलेंडर पर होता ही नहीं असल में। सही बात है। तो आज हम यहाँ इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास मैथ्यू डिक्स की किताब समडे इज टुडे की एक बहुत ही बढ़िया समरी है। और हमारा मिशन साफ है, ये टालने की आदत जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं उसे कैसे छोड़ा जाए। और कुछ ऐसे तरीके सीखे जाएं जिनमें कोई बहाना न चले। बिल्कुल। और मैं ये साफ कर दूं कि ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है। नहीं। आज की चर्चा का असली मकसद है कुछ ऐसे व्यवहारिक ठोस कदम समझना जिनसे हम अपने समय पर नियंत्रण पा सकें। और ये जानना कि प्रेरणा का इंतजार करना कैसे एक जाल है। हाँ, और कैसे जिंदगी के छोटे छोटे बिखरे हुए पलों को जोड़कर कुछ बड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरू करने के लिए मुझे इस किताब में एक तथ्य मिला जिसने मेरे लिए चीजों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अच्छा। इसमें कहा गया है कि हर किसी को दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं। सबके लिए बराबर? हाँ, चाहे वो कोई अरबपति हो या एक स्टूडेंट। सारा खेल बस इस बात का है कि हम इन सेकंड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी है। मैथ्यू डिक्स एक महिला लेखक से मिले जो शिकायत कर रही थी कि उसे लिखने का समय ही नहीं मिलता। ये तो बहुत आम शिकायत है। हाँ, उनका कहना था कि जब तक उन्हें कोई शांत कैफे या पार्क जैसी परफेक्ट जगह नहीं मिलती वो लिख ही नहीं पाती। मतलब सही माहौल का इंतजार। बिल्कुल, ये सही माहौल का इंतजार कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना नहीं लगता? अरे बिल्कुल लगता है, और यही टालम टोल का सबसे बड़ा बहाना है। तो मैथ्यू ने क्या किया? उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया। जब वो महिला उनसे मिलने के लिए 7 मिनट देर से पहुंची, तो मैथ्यू ने उस 7 मिनट में क्या किया होगा? कुछ नहीं, इंतजार किया होगा। नहीं, उन्होंने अपनी कार में बैठे बैठे अपने उपन्यास के 9 वाक्य एडिट कर लिए थे। 7 मिनट में? हाँ, 7 मिनट में। यहाँ जो गहरी बात है वो सिर्फ समय का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि मानसिकता बदलना है। कि सही समय जैसी कोई चीज होती नहीं है। होती ही नहीं है। ये हमारा दिमाग है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम अभी तैयार नहीं है, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। असल में हर पल एक अवसर है, चाहे वो 7 मिनट का हो या 7 घंटे का। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने हर छोटे बड़े फैसले में समय को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बिल्कुल। किताब में एक पिज्जा का उदाहरण है जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो उदाहरण इस विचार को बहुत अच्छे से समझाता है। बताइए जरा उसके बारे में। मान लीजिए शहर का सबसे अच्छा पिज्जा 1 घंटे की दूरी पर है। लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, बेस्ट के लिए तो कोई भी जाएगा। पर अगर पास की दुकान से भी एक ठीक-ठाक पिज्जा मिल रहा हो, तो वहां से लेने पर आने जाने के लगभग 100 मिनट बच सकते हैं। और उन 100 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता? वही तो, वो 100 मिनट सिर्फ खाली समय नहीं है, वो एक निवेश है। बिल्कुल। जो कोई किताब लिखना चाहता है उसके लिए एक चैप्टर की आउटलाइन बनाने के लिए काफी है। जो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए कस्टमर ईमेल का जवाब देने के लिए काफी है। और इसी तरह रोज का ऑफिस आना जाना। हाँ, अगर कोई रोज 2 घंटे सफर में बिताता है तो वो हफ्ते के 10 घंटे हैं। और महीने के 40 घंटे। मतलब पूरा एक हफ्ते का काम। ये समय वापस नहीं आता। सही बात है। तो हम अपने सपनों पर काम करने के लिए समय के छोटे छोटे हिस्से ढूंढने की बात कर रहे हैं। लेकिन समय ढूंढना बेकार है अगर उसे इस्तेमाल करने की ऊर्जाई ना हो। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक ऐसी चीज आती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, नींद। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हम नींद को एक लग्जरी मानते हैं, जबकि ये उत्पादकता का ईंधन है। और सिर्फ सोना काफी नहीं है ना? नहीं, बात है गहरी अच्छी गुणवत्ता वाली नींद की। किताब में इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम बताए गए हैं। जैसे कि? पहला और सबसे जरूरी है सोने और जागने का एक पक्का समय तय करना, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी। इससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। एकदम। और ये भी कहा गया है कि बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना चाहिए। मतलब बिस्तर पर बैठकर काम करना या फोन चलाना बंद? हाँ, ताकि आपका दिमाग बिस्तर को सिर्फ और सिर्फ आराम से जोड़े। एक और तकनीक है व्हाइट नॉइस। वो क्या है? व्हाइट नॉइज एक लगातार और एक जैसी आवाज होती है, जैसे पंखे या बारिश की आवाज। ये बाहर के अचानक आने वाले शोर को दबा देती है और आपकी नींद को टूटने से बचाती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। साथ ही सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, कमरे का तापमान थोड़ा ठंडा रखना और पूरा अंधेरा करना, ये सब शरीर को संकेत देते हैं कि अब सोने का समय हो गया है। और एक आदत जिसे छोड़ने पर बहुत जोर दिया गया है वो है स्नूज बटन। मुझे मानना पड़ेगा ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम में से ज्यादातर लोगों का है। हाँ,
लेकिन हर 10 मिनट में अलार्म बंद करके फिर से सोने की कोशिश करना आपके नींद के चक्र को तोड़ देता है, और उठने के बाद ताजगी महसूस नहीं होती। बल्कि और ज्यादा थकान लगती है। इन सभी छोटी छोटी आदतों को सुधार कर हम सिर्फ अगले दिन के लिए ऊर्जा नहीं पाते, बल्कि लंबे समय के लिए अपनी सोचने समझने की शक्ति और फोकस को भी मजबूत करते हैं। ठीक है, तो हमने समय और ऊर्जा का हिसाब किताब समझ लिया, लेकिन इस किताब में एक और कमाल का आइडिया है जो थोड़ा अजीब लग सकता है। नए अवसरों को बस हाँ कह देना, भले ही आप उसके लिए तैयार ना हो। हाँ, इस पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वही डीजे वाली? बिल्कुल। ये कहानी मैथ्यू डिग्स के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उनके एक दोस्त की शादी थी और उसने मैथ्यू से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में डीजे बनोगे? और उन्हें डीजेइंग का कोई आइडिया नहीं था। डी भी नहीं पता था। उनके पास ना कोई उपकरण था, ना संगीत का कोई कलेक्शन और ना ही कोई अनुभव। कोई भी सामान्य इंसान तो तुरंत मना कर देता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हाँ कह दिया। बस ऐसे ही? हाँ, और उस एक हाँ के बाद उन्होंने सब कुछ सीखा, उपकरण किराए पर लिए और जैसे तैसे वो शादी निपटाई। और नतीजा ये हुआ कि आज 25 साल बाद वो 450 से ज्यादा शादियों में डीजेइंग कर चुके हैं। और ये उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा है। वो एक हाँ एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा बन गया। ये कहानी कमाल की है। ऐसा लगता है कि बस एक हाँ ने सब कुछ बदल दिया, पर क्या ये सिर्फ किस्मत थी? यही तो मुख्य सवाल है। ये किस्मत नहीं थी, ये अनिश्चितता को गले लगाने के बारे में था। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हाँ, हम में से ज्यादातर लोग ना इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अयोग्य दिखने, मजाक बनने या असफल होने का डर होता है। डिक्स का हाँ सबके सामने सीखने का और काम करते करते रास्ता निकालने का एक वादा था। उस हाँ ने एक दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें ही उस दरवाजे से घुसकर अपना करियर बनाना पड़ा। लेकिन इसमें एक खतरा भी है ना? कैसा खतरा? अगर कोई हर चीज को हाँ कहने लगे तो हो सकता है कि वो थक कर चूर हो जाए और अपने मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान ही न दे पाए। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है इरादे में। अच्छा। किताब ये नहीं कहती कि हर छोटी बड़ी चीज को हाँ कहो। ये उन अवसरों को हाँ कहने की बात करती है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं और विकास की संभावना रखते हैं। मतलब सोचा समझा जोखिम लेना। बिल्कुल। आपको ये देखना होगा कि क्या ये हाँ आपको एक नया रास्ता दिखा सकता है या सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा। तो अगर आप नए अवसरों को हाँ कह रहे हैं तो जाहिर है कि आप गलतियां भी करेंगे, आप असफल भी होंगे, है ना? बिल्कुल। असफलता तो इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। वो पहली शादी में कोई महान डीजे नहीं थे। अरे बिल्कुल नहीं। वो बताते हैं कि उनका सेटअप खराब था, उन्होंने गलत केबल लगा दी थी और एक बार तो दुल्हन के डांस के लिए गलत गाना ही बजा दिया था। हाँ, सोचिए कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ। पर यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। वो क्या? दूसरे लोग हमारी असफलताओं की उतनी परवाह नहीं करते जितना हम खुद करते हैं। ये बात तो है। हमें लगता है कि सब हम पर हंस रहे हैं और हमेशा हमारी गलती याद रखेंगे, लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। बिल्कुल। हम अपनी गलतियों को सालों तक ढोते रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। मुझे आज भी अपनी वो गलतियां याद हैं जिनके बारे में शायद ही किसी और को पता होगा। और इसीलिए किताब कहती है कि असफलता को व्यक्तिगत तौर पर लेना बंद करें, इसे डेटा की तरह देखें। एक जानकारी की तरह। हाँ, ये सिर्फ एक जानकारी है जो बताती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था और वॉल्ट डिज्नी को ये कहकर नौकरी से निकाला गया था कि उनमें रचनात्मकता नहीं है। और देखिए, उनकी असफलताएं उनकी कहानी का अंत नहीं बल्कि उनकी महानता की शुरुआत बनी, क्योंकि उन्होंने इसे सीखने का एक अवसर माना, अपनी पहचान का प्रमाण नहीं। ठीक है, तो असफलता से सीखकर आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं कि ऐसे टूल की जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ता है, रचनात्मकता। इस किताब में कहानी है जो थोड़ी अजीब है लेकिन कमाल की है। कौन सी? मैथ्यू डिक्स और उनके भाई बहन बचपन में एक खेल खेलते थे, कपड़े सुखाने वाली ड्रायर मशीन में कौन ज्यादा देर तक रह सकता है। सुनने में ये एक बहुत ही मामूली और बचकानी याद लगती है। हाँ, पर रचनात्मकता का जादू देखिए। उन्होंने इस एक छोटी सी कहानी को लिया और उसे कई अलग अलग रूपों में बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने इसे एक कॉमेडी क्लब में एक स्टैंड अप रूटीन के तौर पर सुनाया। लोगों को पसंद आया। फिर उन्होंने इसे एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, फिर ये एक पत्रिका में छपी। और ये रुका नहीं। इसके बाद ये एक थिएटर प्ले का हिस्सा बनी, एक रेडियो पॉडकास्ट में सुनाई गई, उनके एक उपन्यास में इसका जिक्र आया और अंत में एक यूट्यूब वीडियो भी बनी। कमाल है, एक बचकानी याददाश्त इतने सारे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स का जरिया बन गई। यही रचनात्मकता का सार है।
इसे आइडिया रिसाइकलिंग कह सकते हैं। आइडिया रिसाइकलिंग, ये अच्छा शब्द है। आपके पास जो भी विचार या अनुभव है वो सिर्फ एक ही रूप में इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं है। मतलब एक अस्वीकृत किताब की कहानी एक फिल्म की पटकथा बन सकती है। बिल्कुल, एक असफल बिजनेस का आइडिया एक सफल पॉड मतलब एक सफल शो बन सकता है। रचनात्मकता का मतलब है हर विचार में छिपी अनंत संभावनाओं को देखना, और ये रचनात्मक ऊर्जा और आगे बढ़ने की क्षमता सीधे तौर पर एक और चीज से जुड़ी है, आशावाद। हाँ, किताब में एक बहुत ही दमदार लाइन है, निराशावादी यह जानकर मरते हैं कि वह सही थे, आशावादी फलते फूलते हैं। ये बहुत गहरी बात है। निराशावादी हमेशा ये साबित करने में लगे रहते हैं कि चीजें क्यों काम नहीं करेंगी, जबकि आशावादी उन्हें काम करने के तरीके खोजते हैं। सही। लेकिन आशावादी बनना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब चीजें मुश्किल हों। क्या इसके लिए भी कोई व्यावहारिक तरीका है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। तरीका है अपने वर्तमान को भविष्य में ले जाना। वो कैसे? मैथ्यू एक कहानी सुनाते हैं। एक बार गर्मी में उनकी क्लास में बहुत ज्यादा गर्मी थी और एसी काम नहीं कर रहा था। सब शिकायत कर रहे थे। जाहिर है। लेकिन मैथ्यू ने शिकायत करने के बजाय बस इतना कहा, कोई बात नहीं, स्कूल जल्दी बंद हो जाएगा। कुछ हफ्तों में किसी को याद भी नहीं रहेगा कि आज कितनी गर्मी थी। तो वो भविष्य के नजरिए से आज को देख रहे थे। बिल्कुल। इस मानसिकता को समझिए। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो कल्पना कीजिए कि आप 1 साल आगे भविष्य में पहुंच गए हैं और आज के दिन को याद कर रहे हैं। क्या तब भी ये समस्या उतनी ही बड़ी लगेगी? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। ये एहसास कि आज की चुनौतियां अस्थायी हैं, आपको उनसे लड़ने और आगे बढ़ने की जबरदस्त ताकत देता है। यह आपको याद दिलाता है कि ये भी गुजर जाएगा। हाँ। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, समय का मूल्य समझना। हर सेकंड कीमती है। दूसरा, अच्छी नींद को प्राथमिकता देना। तीसरा, उन कामों पर समय लगाना जो हमें आगे बढ़ाते हैं, न कि उन पर जो सिर्फ हमें व्यस्त रखते हैं। चौथा, विकास के अवसरों को हाँ कहना, भले ही हम पूरी तरह से तैयार ना हो। पांचवां, असफलता को सीखने का एक मौका समझना। छठा, रचनात्मकता का इस्तेमाल करके एक विचार को कई रूपों में ढालना। और आखिर में एक आशावादी नजरिया अपनाना, ये याद रखते हुए कि ज्यादातर समस्याएं अस्थायी होती हैं। और सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि सिर्फ ये सब जानना काफी नहीं है। नहीं। असली बदलाव तब आता है जब इस ज्ञान को जीवन में उतारा जाता है। ये रणनीतियां कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तभी काम करती हैं जब इन पर काम किया जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो श्रोता खुद से पूछ सकते हैं। इन सभी रणनीतियों को जानने के बाद वो कौन सा एक छोटा, ठोस कदम है जो किसी दिन को आज में बदलने के लिए तुरंत उठाया जा सकता है?